चलिए आज फर्स्ट पेपर का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर में अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि सबसे डायनामिक चैप्टर कौन है और सबसे स्कोरिंग कौन है और सबसे चैलेंजिंग कौन है, अगर इजी भी बोले तो सबसे ज्यादा इजी यही है, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये इसका है सेक्शन 1 का थर्ड जो पार्ट है, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। ये बहुत डायनेमिक है और बहुत स्कोरिंग है। यही एक ऐसा फर्स्ट पेपर में एक सेक्शन है जहाँ 35% अगर 35 नंबर लाया जा सकता है 50 में, अगर आपने सही लिख दिया तो, ठीक है। तो आज हम यहीं से आपको मतलब शुरुआत कर रहे हैं इसी टॉपिक से, ठीक है। लिखिए 3 नंबर क्वेश्चन से। हाँ, ये 3 नंबर है ना, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। ये हमेशा पूछता है, बीपीएससी का क्वेश्चन का 10 ईयर क्वेश्चन होगा आपके पास तो देखिएगा हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ए भी नहीं जोड़ता है, ये सोलो क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन रहता है यहाँ से, क्योंकि इसमें इतना डायनेमिक्स है ना, इतना डायनेमिक्स है कि इतना आप लिख सकते हैं कि मतलब किताब इसे लिखा जाएगा, इतना बड़ा डायनेमिक्स। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपको पूरा कैसे लिखना है, कैसे छोटा करना है इसको, और आपको और ज्यादा चैलेंज हो गया कि आपसे 25 नंबर का क्वेश्चन लगा है, ठीक है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखिए आप लोग। ये चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट सेक्शन का, ठीक है। ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, हमेशा। समझिए कि भारतीय संविधान में श्रम संबंध से उपबंध है क्या। देखिए भारतीय संविधान में क्या है कि जब भारतीय संविधान बना है तो श्रमिक लोग जो है उसकी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सोसाइटी में, क्योंकि देश निर्माण, राज निर्माण, समाज निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे भारत में तो क्या है कि वीआईपी कल्चर है कि जो जितने बड़े पोस्ट पे होगा उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप विदेश में जाएंगे वहाँ पे क्या है कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा, जिसकी मेहनत जिसमें ज़्यादा लगेगी उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इसलिए अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ ट्रक ड्राइवर का जो होता है ना सैलरी, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए भारत से जो लोग जाते हैं दुबई जाते हैं, ट्रक ड्राइवर बनने जाते हैं, स्वीपर जाते हैं, क्योंकि उसका पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसका योगदान अगर देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा राष्ट्र निर्माण में योगदान होता है, राज निर्माण में योगदान होता है, समाज के निर्माण में योगदान होता है। और देखिए ये कितना बड़ा हम लोग के साथ एक वो है कि हमारे बिहार के लोग बहुत जाते हैं मजदूरी करने के लिए, पंजाब आते हैं, हरियाणा आते हैं, उनका कितना बड़ा राष्ट्र का योगदान है लोग जानते नहीं हैं। और हरियाणा को लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पंजाब को कहाँ से कहाँ पहुँचा, कि बिहारी मजदूरी का, बिहारी प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब ये लोग लेबर वर्क अपने काम करते थे तो इनका शोषण स्टार्ट होता है, किसी भी सोसाइटी में शोषण होता है। तो भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया कि उनके शोषण को कैसे रोका जाए, ठीक है। इसी शोषण को रोकने के लिए भारतीय संविधान उपबंध किया गया, आर्टिकल लाया गया, बहुत सारे प्रावधान किए गए। इसी को बोला जाता है भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। मतलब कि संविधान में जो श्रम उपबंध किया गया है, जो नियम लाया गया है, लागू किया गया है, वो क्या क्या है, इसी को हम लोग आज पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये बहुत ओपन क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसको डायमेंशन में बांटना है, कैसे डायमेंशन में बांटेंगे और कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। हम जैसे जैसे लिख रहे हैं आप लोग ऐसे ही लिखिए इसको, फिर मैं इसको समझाऊंगा। सर क्या लिखे हैं? कल्याणकारी राज। हाँ, कल्याणकारी राज की अवधारणा, ठीक है। इसको ये डिवाइड कीजिए इसको, मैं अभी लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। जी सर।
सर ब्लैंक आ रहा है। हाँ मैं हट जाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अब दिख रहा है? फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है सर? देखिए टॉपिक है भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, ठीक है? इसको डायमेंशन में बांटिए। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है? फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट हुआ इसका। दूसरा में मौलिक अधिकारों में श्रम से संबंधित अवधारणा, ठीक है? दूसरा थर्ड हो गया राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में इसकी भूमिका, मतलब राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें क्या किया गया प्रावधान श्रमिकों के लिए, ठीक है? चौथा है कि विधायी शक्तियों के विभाजन, मतलब विधायी शक्तियां ना 3 सूचियां हैं, राष्ट्रपति केंद्र सूची और समर्थित सूची, उसमें क्या प्रावधान किया गया, ठीक है? और पांचवा है श्रम प्रशासन से संबंधित उपबंध, मतलब भारतीय सरकार के साथ साथ बिहार सरकार ने क्या क्या प्रावधान किया है ये है इसमें, ठीक है? पहले इसको लिखिए, फिर हम एक एक करके समझाएंगे। क्लास कितने देर की होती है? ये 2 घंटे का होगा, 4:15 से 6 बजे का होगा, ठीक है? टॉपिक पे डिपेंड करता है, ठीक है? मतलब 2 घंटे के अंदर ही हो जाएगा ये। मतलब यहाँ समझिए कि ये पढ़ लिए ना 60-70% यही रटा जाएगा, तो दिमाग में बैठ जाएगा। आप मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप ही पढ़ लीजिएगा और रात में सर 5वां पॉइंट क्या लिखे हैं? 5वां पॉइंट ये है श्रम प्रशासन से संबंधित उपबंध, मतलब नियम जो है श्रम प्रशासन जो भारत सरकार बनाता है, लेबर लॉ बनाई है कुछ दिन पहले, ठीक है? वही है, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया श्रमिकों के लिए। बिहार सरकार भी क्या की है, केंद्र सरकार भी क्या की है, 3 लॉ बनाई है ना वो, वही है इसमें श्रम प्रशासन संबंधित। इसको डायमेंशन ऐसे बांटना है कि सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है और लेकिन सबसे इजी है। अगर समझ में आ गया तो इसका सिर्फ यही काम नहीं देगा, आपका सोशल इशू में चलिए यूपीएससी तो नहीं है, यूपीएससी में वहाँ ऐसे आता है, वहाँ भी काम देगा, आपका इंटरव्यू में काम देगा, जीएस में भी ये काम देगा आपको, अगर इस पर आपने पकड़ बना लिया तो। बस आपको क्या है कि कौन पॉइंट कहाँ जोड़ना है, रिलेटेड कैसे करना है, रिलेट कैसे करना है, ये आना चाहिए। जैसे लिखा है ऐसे ही लिखिएगा कॉपी में, इजी हो जाएगा समझने में आपको, ठीक है? इसको मिला मत दीजिएगा, सब अलग अलग है, इसको ऐसे लिखिएगा, खाली ऐसे रखिएगा और आ जाएगा आपको। बस इसको डिस्क्राइब करना है, इसमें क्या 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 ऐसे जैसे मैंने बनाया है इसको चार्ट, ये फॉलो चार्ट बना लीजिएगा, ये कॉपी में भी, और एक पतली वाली तो जब एग्जामिनेशन में रखना होता है एग्जामिनेशन के पहले, उसमें भी ऐसे ही बनाइएगा चार्ट, ठीक है? और एग्जामिनेशन हॉल में भी यही बनाइएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वहाँ 5000 बच्चों का कॉपी रहेगा एलएसडब्ल्यू का, तो टीचर के पास इतना समय नहीं रहेगा कि एक एक लाइन पढ़े। तो आपने जैसे ही चार्ट बनाया, पहले ही चार्ट बनाया, एग्जामिनर देख लेगा, समझ जाएगा बच्चा को किस नॉलेज है, जान रहा है वो, ठीक है? यहीं से वो आपका मतलब इंप्रेशन है उसको जम जाएगा, हाँ बच्चा जान रहा है, बच्चा एक पक्षी आंसर नहीं लिख रहा, बच्चा मतलब डायमेंशन में करके इसको आंसर लिखा, ठीक है? इसको चार्ट को आराम से पूरा इसको बैठा लीजिए,
हो गया सभी को? मिटा दें? जी सर, और लोगों से पूछ लीजिए। हो गया सभी का? मिटा दें? हाँ यस सर हो गया। ऐसा ही चार्ट बनाना है, ये चार्ट याद रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में यही चार्ट बना के फिर डिसाइड करना है, क्योंकि एग्जामिनर का पहले ही चार्ट पे नजर बनेगा, दिखेगा, और वो दिख लिया कि बच्चा सभी पॉइंट को एंगल को सम्मिलित किया है, तो समझिए मतलब वही इंप्रेशन अच्छा बन गया आपका। नहीं तो पता चला कि एक पक्षी आंसर सब लिख दिया, एक किसी को लिख दिया, इधर छोड़ दिया। ये कल्याणकारी राज की अवधारणा होता क्या है? कल्याणकारी राज की अवधारणा ये होता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, वो वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, ठीक है। इसी में कल्याणकारी अवधारणा में राज जो है वो श्रमिकों के लिए क्या क्या किया, क्या क्या करती है, जैसे योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं बनाती है, वही हो जाता है कल्याणकारी अवधारणा। उसमें क्या क्या है, जैसे दीप्ति योजना काल प्रारंभ में भारत में कल्याणकारी राज घोषित किया गया था। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें क्या किया गया था कि 5 ईयर प्लान जो था उसमें कल्याणकारी राज की अवधारणा का वो जिक्र किया गया था, वहीं से स्टार्ट माना जाता है। हालांकि उससे पहले भी था, लेकिन जब हमारा वो संविधान लागू हुआ वहां से यहीं से माना जाता है, सेकेंड ईयर प्लान से, ठीक है। इसमें कैसे होता है, इसमें होता है कुछ बहुत सारी योजना है, बिहार गवर्नमेंट की योजनाएं हो गया, या केंद्र सरकार की योजना हो गया, या अभी स्वास्थ्य बीमा योजना है भारत सरकार की, वो आ जाएगा इसमें। उसमें सभी श्रमिकों के लिए भी है, गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए। फसल बीमा योजना है, वो भी कहीं ना कहीं आ जाएगा उसमें, ठीक है। मनरेगा है, वो क्या है, वो भी कल्याणकारी अवधारणा का ये है। ये लिखते जाइए आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको लिखते जाइए, ठीक है। सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, हाँ सर फिर से बात बोलिएगा सर। हाँ फिर से एक बार। हाँ जैसे कल्याणकारी राज की अवधारणा मतलब हाँ, क्या सर। हाँ, कल्याणकारी राज की अवधारणा मतलब क्या होता है कि कोई भी सरकार होती है वो अपने जनता के लिए हित में काम करती है, मतलब कोई योजनाएं लाती है। अभी 500,000 योजनाएं चल रही होंगी, बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उसमें श्रमिकों के लिए जो किया जा रहा है ना, वही कल्याणकारी राज अवधारणा में क्या क्या श्रमिकों के लिए प्रावधान किया जा रहा है वो है। जैसे मनरेगा हो गया, लिखिए इसको मनरेगा का, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा योजना है, अभी ये है, बिहार सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है। विधवा पेंशन योजना है, हो गया उसका, श्रमिकों के लिए है, वहां पे बहुत सारे योजनाएं हैं। वो जितना योजना है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, वो इसमें आ जाएगी कल्याणकारी राज की अवधारणा में, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? सर मनरेगा बोले, वृद्धा पेंशन योजना, और क्या बोले? श्रमिकों के लिए जितना आपको याद आ रहा है वो लिखना है इसमें, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जैसे बिहार सरकार की भी है, तो इसको क्या कीजिएगा, जब कल्याणकारी राज की अवधारणा कीजिएगा तो केंद्र करके ऐसे एक केंद्र लिखिएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या क्या है इसमें, उसको वो एलोरेट मत कीजिएगा, खाली मनरेगा ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। मनरेगा, ठीक है। ये स्वास्थ्य बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और बिहार सरकार का ऐसे करके बिहार सरकार का लिखना है कि बिहार सरकार का क्या क्या है, ऐसे करके बिहार 3-4 को लिख दीजिएगा जो जो याद आ रहा है आपको, ठीक है। ऐसे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना हो गया, राशन जो दिया जाता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। समझिए आप लोग? जी
जी सर। सब समझ गए? दिख रहा है इसमें? और इसमें क्या कीजिएगा, तो जो लेटेस्ट है ये तो सब पुराना है, गवर्नमेंट का एग्जाम का पहले जो जितना लेटेस्ट दिखे होगा ना ये योजना है वो लिखिएगा, दोनों का, केंद्र सरकार का भी और बिहार सरकार का। ये तो मैंने पुराना लिख दिया, लेकिन जब ऐसे एग्जाम होगा 10 दिन पहले उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या इस योजना है, उसको कीजिएगा कि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चा अप टू डेट है, रटा रखा है नहीं, ठीक है ना? समझिए आप लोग? जी। अब इसको मिटा दें? जी सर। मिटा दें इसको? जी जी सर। ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट लिखिए। इसको ऐसा ही जैसे लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही आप कॉपी बनाइएगा, चार्ट इसको बनाते चलिए। लिखने के लिए तो आपको नोट्स मिल ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये चार्ट बहुत काम आएगा। कि आप 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन रख सकते हैं, क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट, फ्लो चार्ट जो है ना, इसको दीवार पर बैठाना है और ऐसे ही बनाते चलिए आप, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? रिस्पॉन्स, अरे आपको रिस्पॉन्स दीजिए, कोई आवाज नहीं आ रहा है। जी यस जी सर। इसको चार्ट जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ सही कॉपी में लिखना है, ठीक है? नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, वो तो रटवे कीजिएगा, लेकिन ये जहाँ जैसे ही दिमाग में बैठा आपका, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे आप लिख दीजिएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही है, सबसे ज्यादा। वो आर्टिकल वाला जो है ये वाला, उसमें नहीं मार्क्स मिलता है, उसमें बैठा देगा 29 नंबर, 29 नंबर, 28 नंबर, लेकिन ये इतना डायनेमिक है कि हर बच्चा इसका पहलू को टच कर ही नहीं सकता है। आप देख रहे हैं ना, 4-5 डायमेंशन में बांट रहा हूँ, एक डायमेंशन वो लिख देगा, सबको मिला देगा, खिचड़ी बना देगा। लेकिन जैसे ही डायमेंशन बनाएंगे आप, एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि बच्चा ही पूरा जान रहा है ये, ठीक है? तो ये फ्लो चार्ट जो मैं बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बनाइए आप इसको। ये लिखिए आप लोग, मौलिक अधिकारों में श्रम से संबंधित उपबंध, ठीक है? मौलिक अधिकार जो है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया श्रमिकों के लिए, ठीक है? सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ, इसको लिखिए। हाँ, इसको लिखिए, मौलिक अधिकारों में श्रम से संबंधित उपबंध, ये टॉपिक लिखिए उसका, उसी में सेकंड पार्ट है। जैसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा था ना, वो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है इसका, मौलिक अधिकारों में श्रम से संबंधित उपबंध, ठीक है? हो गया? जी सर। ठीक, इसको मौलिक अधिकारों से है, इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे इसी में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चार्ट का बहुत महत्व है, नहीं तो भूल जाएंगे, रट लेंगे आप लोग, पता चला एक पक्षी आंसर लिख दिए, खत्म हो गया। ऐसा ही लिखना है इसको, और इस चार्ट को तो रट ही जाना है। दूसरा इंक ले लीजिए, वो हो गया, उसमें भर देते हैं। ये
लिखे, दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर दिख रहा है। हाँ, जहां नहीं दिखेगा कोई प्रॉब्लम होगा पूछेगा, मैं बता दूंगा क्या लिखा हुआ है इसमें। मैंने लिखा है मौलिक अधिकारों में श्रम से संबंधित उपबंध, इसको डायमेंशन में बांटा है। ये समता का अधिकार, ये किताब है अनुच्छेद 14 से 18 तक का है, इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 23 तक का है। तीसरा है शोषण से रक्षा का अधिकार, जो शोषण करते हैं ना श्रमिकों को, ये 2 घंटा के बदले 4 घंटा का काम करवा रहे हैं, ठीक है, बंधुआ मजदूरी जो है, तो उसमें अनुच्छेद कितना है 23-24 में, ये इसको लिखे फिर इसको बताते हैं। इसमें श्रम संबंधित अनुच्छेद ही सर लिया गया है ना? हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट है। जब आपको क्वेश्चन, जब समय नहीं बचे ना, तो सिर्फ अनुच्छेद ही लिख दीजिएगा ना, तो अंडरस्टूड है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जान रहा है, वो एलोरेट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि समय मेरे पास नहीं है, आपने तो छोटा छोटा क्वेश्चन कर दिया, ठीक, तो सिर्फ अनुच्छेद भी लिख देना है इसमें, समता का अधिकार करके अनुच्छेद 14 से 18, ये भी काफी है, इसको एलोरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछेगा यही से लिखिएगा, जब बड़ा एक सोलो पूछेगा तब पूरा कीजिएगा, एलिब्रेट कीजिएगा इसको, अदरवाइज इसको यहीं तक छोड़ देंगे। वो समझ जाए, अंडरस्टूड है, वो समझ जाता है। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए हमसे। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चार्ट बना के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगर ऐसे पढ़ा सर, सर 1 मिनट बस हो जाएगा। मैं चार्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि चार्ट आपके दिमाग में ना बैठ जाए, उससे क्या होगा कि हाँ पूछिए सर। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है सर, हाँ 19 से 22 तक है शायद। 19 से 23, हाँ 22, सॉरी 23, हाँ 19 से 22 है ये, और शोषण में 23-24 है। अच्छा जी सर, 22। चार्ट का बहुत महत्व है, मैं चार्ट से ही पढ़ाऊंगा। एक बार चार्ट बैठ गया ना, तो अपने मन से ही लिख दीजिएगा इसको, क्योंकि अभी थोड़ा कोई पढ़ाएगा आपको, किताब लेगा पढ़ा देगा ऐसे, लेकिन वो महत्व नहीं है। चार्ट क्या है कि चार्ट एक बार आप समझ गए ना, हमेशा लॉ लाइफ मतलब जिंदगी भर तक याद रहेगा। 5000 10,000 कॉपियां होती हैं, वहाँ एग्जामिनर एक एक लाइन नहीं देखेगा कि क्या लिखा है, वो चार्ट से ही वो समझ जाता है। एग्जामिनर समझ जाता है हाँ बच्चा का डायमेंशन लिखा है, वो एक पक्षी आंसर नहीं लिखा। मैं गारंटी करता हूँ इसको आप किसी बच्चे से लिखवाइएगा तो एक मतलब 60-70% 1 डायमेंशन में इसका आंसर लिख देगा। ये हो गया? जी सर हो गया है। ठीक है, तो अब इसको और एलिब्रेट करते हैं। 14 से 18 ये भी बता दें कि क्या क्या प्रावधान है। 19 से 22 23-24 में ये भी बता दें। बता दीजिए सर, अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए, 14 से 18 तक में क्या है कि नागरिकों के समान अवसर उपलब्ध होंगे, जैसे कि धर्म हुआ, जाति, लिंग, जन्म, निवास, भाषा आदि के आधार पर नागरिकों को कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। परंतु समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हेतु राज्य की ओर से विशेष कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कि मतलब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। सर इसका जो 14 से 18 तक जो अधिकार है, हाँ। तो उसको पूरा डिटेल्स लिखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे उतना ही हाँ, बस आर्टिकल 14 से मैं क्या बोल रहा हूँ, अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 आपने लिखा ना, उतना मैं समझ जाता है एग्जामिनर। बच्चा थोड़े यार स्कूल और कॉलेज का एग्जाम थोड़े हो रहा है, कम से कम समझ रहा है ना एग्जामिनर। वो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं लिखना है, तो बस यही से लिख दीजिएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध है, ऐसे कर दीजिएगा, बस ब्रैकेट में उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। जी सर। और फिर यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 तक है, तो इसमें लिख दीजिएगा कि आपका देखिए इसमें है क्या, शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति बता सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। ये सम्मेलन जो है ना, ये बाद में जब हम लोग सेकेंड पेपर में हड़ताल पढ़ेंगे ना, उसमें ही काम देगा। यही स्वतंत्रता का अधिकार में ही है, सम्मेलन करने के अधिकार है, संघ बनाने के अधिकार है, संस्था बनाने का अधिकार है, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में। अब बताइए, इतना इसको एलोबरेट कीजिएगा तो समय है आपके पास, पता चला एक ही क्वेश्चन लिखते रहेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि अनुच्छेद 14, 18 लिख के अनुच्छेद 19, 22, अनुच्छेद 23, 24, बस इतना अंडरस्टूड है। वो एग्जामिनर है, वो आपका अधिकारी बनाना चाह रहा है ना, वो जान रहा है ना कि अंडरस्टूड है, उसको एलोवेट करने की जरूरत ही नहीं है। उसको खोलेंगे तो पता चला कि क्वेश्चन लिखते रह गए आप 3 घंटा में। इसी प्रकार इसका है शोषण सुरक्षा का अधिकार 23-24 कि बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध है। 1924 में है बाल जो है बाल श्रमिक है, उसे उस प्रतिबंध किया गया। यही बाल श्रमिक जाके वहां पे 1986 का जो है बाल श्रमिक अधिनियम यहीं से बन के जाता है, वहां पे वो अधिनियम बनता है। ठीक है, सब रिलेटेड है एक दूसरे से। हो गया, जी लिख लो इसको, चार्ट को सब आप लोग लिख लीजिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। सबको लिखना नहीं, खाली चार्ट को बस। मिटाएं, चार्ट याद आ जाएगा तो सब याद आ जाएगा। बस मेन चार्ट। यस सर, हो गया। मेन चार्ट का ही गेम है। आप जी सर, मिटा दिए। एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा सिलेबस देखिएगा, यही काम देगा आपको, यही काम देगा ना। चार्ट 5 मिनट में 10 मिनट में सब खत्म कर दिया आप। जी सर। तो इसीलिए मैं चार्ट बना के पढ़ा रहा हूँ कि हमेशा के लिए आपका हो जाए ये। ठीक है, अब इसको मिटाएं, लिख लिया आप लोग? जी जी सर, मिटा दीजिए। अच्छा, यस सर, मिटा दीजिए। अब थर्ड लिखिए इसका। राज के नीति निर्धारित तत्व। ठीक है, लिख लिए? जी सर। यस सर। राज्य आप नीति देखिए। निर्देशक तत्व। हाँ, इसमें बहुत अनुच्छेद है, ये 38 से 51 तक है। ठीक है, आप इसमें क्या करना है कि इसमें से ढूंढना है कि श्रमिकों के लिए क्या क्या सरकार ने प्रावधान किया है, कौन अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है। इसको ना आपको रटना है अनुच्छेद को सिर्फ। ठीक है, जी सर। अब जैसे क्या क्या अनुच्छेद में, कौन कौन अनुच्छेद में क्या कहा गया है, मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ इसको।
लिखिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ। और है इसमें आर्टिकल, दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। हाँ, राज्य के निधि सर में अनुच्छेद आर्टिकल 38 में क्या है? सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 39 में क्या है? स्त्री पुरुष समान अवसर। अनुच्छेद 41 में क्या है? आर्थिक क्षमता का विकास करेगा। ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ क्या है ये। सब क्षमता का विकास। जी हाँ, सर। सबका हो गया? यस सर, हो गया। अब मैं समझाता यस सर। हो गया ना? कि मैं समझाता हूँ। अनुच्छेद 38 जो है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है ना, वो मतलब भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। सबको सामाजिक रूप से मतलब एकीकरण हुआ कि मतलब किसी का शोषण न हो, वो न हो। ठीक है। इसी को बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। मतलब कार्यक्रम है, योजना है, वो ऐसा लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा कि सबको बराबर उस पर हक मिले। ठीक है। सबको मतलब लाभ मिले। ठीक है ना? इसी प्रकार अनुच्छेद 39 जो है स्त्री पुरुष समान अवसर, मतलब कि स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आप कहीं देखते होंगे मल्टीनेशनल कंपनी का, खास करके प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि स्त्रियों को खास करके पुरुषों के अपेक्षा कम वेतन मिलता है। ठीक है। लेकिन राज्य यहाँ पे प्रतिबंध करता है, वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबको अगर काम समान है तो वेतन भी समान होगा। तो ऐसे ही आप देखते होंगे मांग चलती है, मतलब कार्य समान है तो वेतन समान होगा। अभी बिहार में बहुत ज़्यादा वो जो टीचर वाला हो रहा है ना, वो यही है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ। तो अनुच्छेद जी सर। हाँ, अनुच्छेद 39 मतलब स्त्री पुरुष समान अवसर, मतलब सभी को समान अवसर मिलेगा। ये कोई ये नहीं है कि उसको वही कर दिया गया। काम समान है तो वेतन भी समान मिलेगा और सबको मौका मिलेगा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, अगर आप पता नहीं आप लोग पेपर पढ़े होंगे, तो पहले एनडीए सीडीएस में लड़कियां नहीं जाती थी, सिर्फ पुरुष ही होते थे। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है कि अब लड़कियां भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, लड़कियां भी सैनिक बनेंगी सीडीएस और उसके थ्रू। तो ये क्या हुआ? ये अनुच्छेद 39 का मतलब जी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है सर। बोल दिया ना। हाँ, तो ये सब मतलब लेटेस्ट है, इसको आप देखते रहिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जी सर। इस सिलेबस के सामने होना चाहिए आपका सिलेबस टेबल के सामने, और जब पेपर पढ़े तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप रिलेट कर सकें। ठीक है। जिस दिन मैं कह रहा हूँ, जिस दिन आप में ये क्षमता आ जाएगी, उस दिन आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। बस यही है कि कितना जल्दी आप डेवलप करते हैं इस चीज को। ठीक है। ऐसा ही अनुच्छेद 41 है आर्थिक क्षमता का विकास, मतलब सबकी शिक्षा एवं रोजगार का समान अवसर प्रभावित ये करेगा, अवसर कराएगा। बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अयोग्यता, उसमें क्या होता है? सरकार प्रावधान करती है, योजनाएं चलाते हैं। वृद्धा पेंशन योजना हो गई, बेरोजगारी के लिए भत्ता देती है, ये इसी में आता है अनुच्छेद 41 में, आर्थिक क्षमता का विकास। ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? सर विधवा पेंशन भी इसी में आएगा? हाँ हाँ, सब इसी में आएगा। बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अयोग्यता, सब इसमें। सबका शिक्षा का व्यवस्था जो किया गया है सरकार द्वारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो दिया गया है, फ्री शिक्षा का है प्रावधान, वो सब इसी में आएगा। लेकिन ये आपको जानना है, इतना जरूरत मत कीजिएगा। ठीक है। खाली आपको समझने के लिए लिख लिया आप लोग, मिटाएं इसको। जी सर। जी सर। मिटा सकते हैं। समझ हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? बताइए। नहीं समझ? सर। हाँ, समझ रहे हैं ना? कोई मतलब कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं। हाँ, नहीं पूछते सर। रहिएगा। कहीं भी अगर डाउट है, कभी समझ में ना आ रहा है, तो आराम से पूछिएगा, मैं बताऊंगा। इसी प्रकार है इसका अनुच्छेद 22।
लीजिए। सर 43 बता देंगे। हाँ हाँ, अभी थोड़ा लिख देते हैं, फिर समझा देंगे उसको आराम से। सर 45 हाँ हाँ, एक में मिनट। बच्चों के को अनिवार्य अनिवार्य शिक्षा है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार ने प्रदान की है, आर्टिकल 45 में है ना, वो जीएस में भी पढ़ते होंगे आप लोग। 1 से लेके 6 तक का बच्चों का अनिवार्य शिक्षा मतलब, हाँ जी सर, है ना, शिक्षा जो किया गया मुफ्त में दी जाएगी सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा दिया जाएगा, है ना, वही है वो। 42 में क्या है, मातृत्व लाभ। यही मातृत्व लाभ बाद में 43 बता देते हैं। यही मातृत्व लाभ जो है ना 1966, ये 1961 जो है मातृत्व लाभ, यही अधिनियम वहाँ बनता है, इसी का इम्पैक्ट वहाँ दिखेगा आपको। ठीक है। 43 है, कृषि उद्योग एवं अन्य श्रमिकों को जीवन यापन से संबंधित उपमान। मतलब जैसे कृषक है या श्रमिक जो काम करते हैं, उसमें सरकार क्या करता है, जैसे श्रमिक जो है, कृषि किसान जो है, उसको मुफ्त में डीजल देती है, खाद देती है, वो सब इसी का है, पार्ट है। ठीक है। और ऐसा ही हो गया श्रमिकों का, तो उद्योग में श्रमिकों के लिए है, हित लाभ बहुत सारे गवर्नमेंट देती है, पॉलिसी बनाती है उन लोगों के लिए। ठीक, समझ गए? जी सर। बोर्ड दिख नहीं रहा था, थोड़ा हट जाइए। अच्छा हाँ, जा रहे हैं। दिख रहा है बोर्ड पे सब? जी सर। ये चार्ट है, ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, बार बार इसको प्रेशर दिला रहा हूँ। ये बहुत, जब आप एग्जाम देंगी तब इसका इम्पोर्टेंट आपको समझ में आएगा क्या है ये। और इंटरव्यू तक, इंटरव्यू एक दिन पहले तक यही सब काम आएगा आपको, वहाँ पढ़ेंगे उतना टाइम नहीं होगा आपके पास, यही सब चार्ट से आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा सारा चीज़। वो पूछ देगा, ये बताइए भारतीय संविधान में सब संविधान में राज्य के नीति तत्व में क्या क्या प्रावधान है, बताइए कौन कौन सा आर्टिकल में दिखता है। ये फैक्ट पूछता है ना, पीसीएस में फैक्ट पूछता है, और कॉन्सेप्ट में फैक्ट पूछ देगा, कौन सा आर्टिकल में क्या है बताइए, क्या प्रावधान किया गया है। तो जब आपका ये चार्ट क्लियर रहेगा तो फट से आप जवाब देंगे। हो गया? जी सर। आप समझाएं इसको? जी सर। अभी समझना आर्टिकल 45। यस सर। आर्टिकल 45 है बच्चों का अनिवार्य शिक्षा, वही 1 से लेकर 6 तक अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। ऐसा ही आर्टिकल 47 है लोक स्वास्थ्य के सुधार। मतलब जो श्रमिक है ना, वो काम करेंगे भाई, तो बीमार उमार होंगे तो उसके लिए प्रावधान करना चाहिए ना सरकार को। स्वास्थ्य बीमा योजना है, अभी एक बहुत बड़ा योजना, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो किया है, उसके लिए इसी में आ जाएगा वो। ठीक है। आयुष्मान भारत सर। हाँ आयुष्मान भारत, हाँ आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, हाँ आयुष्मान भारत, वो इसी में आ जाएगा लोक स्वास्थ्य सुधार में। ठीक है। उसमें फ्री है ना, 5 लाख तक के लोगों के लिए फ्री है कि आप 5 लाख तक आपका बीमा मिलेगा, उसमें आप उपचार कर सकते हो, गवर्नमेंट से फ्री है। ठीक है। तो ये रिलेटेड करना है आपको। जी सर, जितने एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको, हाँ 5 लाख तक का आपको उसमें बीमा है, तो ये इसी में आएगा आर्टिकल 47 में लोक स्वास्थ्य सुधार वाले में। ठीक है। समझ गए आप लोग? जी सर। बताइए आप लोग, आवाज नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? जी देख नहीं जी रहा सर। है? और समझने में कुछ है और बताइए। जी सर। और मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं इसको। सर हाँ सर पूछिए। 42 सर, मातृत्व लाभ हाँ जो लिखे हैं वो हाँ। उचित वेतन होगा क्या? मातृत्व लाभ में सब आ जाएगा आपको। मातृत्व लाभ में अभी 26 सप्ताह का किया गया है ना, पहले 12 सप्ताह का था ना, 26 सप्ताह का लाभ मिलेगा मातृत्व लाभ में। ठीक है। जब प्रेगनेंसी होगी तो 26 सप्ताह का लाभ मिलेगा उनको। ठीक है। और इसमें एक एंगल और जोड़ सकते हैं कि आप वेतन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आप, कि पुरुष का पता चला वेतन अधिक है, महिलाओं का वेतन कम है, वो नहीं होगा। वो प्राइवेट वाले में ज़्यादा होता है, या दिहाड़ी मजदूर जो होता है ईटा भट्टा पे, वहाँ दिखते होंगे आप लोग, कि पता चला जी हाँ। वाइफ है वो 200 रुपया 150 रुपया उनको मिल रहा है, उनका जो हस्बैंड है उसको 500 रुपया मिल रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये संविधान बोलता है। हालांकि प्रैक्टिकल में नहीं ऐसा होता है, लेकिन संविधान ही बोलता है। ठीक है ना? उनको
लगता है काम वो ज्यादा कम करती हैं, वो ज्यादा करते हैं इसलिए। टाइप है ये, तो ये नहीं होगा, इसी में आ जाएगा। ये आपको ओवरऑल एक नॉलेज होना चाहिए। लिखना इतना नहीं है, इतना लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं बोला ना, ऐसा है कि डायनामिक टॉपिक है कि इस पर किताब लिखा जाएगा, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है बस। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम रेंज में पहुँच रहे हैं कि नहीं, तब जो क्वेश्चन का रेंज है वहाँ तक मैंने छुआ कि नहीं। और ये ऐसा टॉपिक है कि हर एक साल क्वेश्चन पूछता है और 16 क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई वो नहीं जोड़ता, ये भी नहीं जोड़ता है। आप 10 ईयर का क्वेश्चन होगा, रात में आप देखिएगा, उसमें एक सिंगल क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, और बहुत स्कोरिंग है ये, बहुत स्कोरिंग है। 35-36 तक नंबर मिलते हैं लोगों को। जहाँ एक आर्टिकल का क्वेश्चन आप लिखेंगे अधिनियम वाला तो 26, 27, 28 मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें 35 तक आपका 36 तक चला जाएगा। बस इसके शर्त यही है कि आपने इसको डायमेंशन में बांटा है कि नहीं, और लेटेस्ट जो आया है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बिहार गवर्नमेंट का, उसको इसमें कुछ जोड़ा है कि नहीं, बस यही इसका साथ वो है। आपको डेट कर देंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है जी सर। हम मिटाएं इसको, मिटा दें, लिख लिए सब? जी सर। हाँ बोलिए, नहीं तो आवाज़ नहीं आता है, पता नहीं चलता है ना। जी सर, मिटाइए। हाँ इसको मिटा दें। यस सर, मिटा दीजिए सर। सिलेबस सामने होना चाहिए, आपके टेबल पे होना चाहिए सर। सिलेबस का पीडीएफ थोड़ा डाल, अच्छा ठीक है, पीडीएफ डाल दीजिएगा सर टेलीग्राम पे। हाँ, सिलेबस सामने होना चाहिए, जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ते हैं उसके सामने सिलेबस ही होना चाहिए, कोई फोटो टोटो नहीं, कुछ नहीं, खाली सिलेबस। उससे क्या होगा, आप बार बार देखेंगे, एक दिन में 5 बार देखेंगे, उसको रटा जाएगा। और एक बार जब रटा गया तो आप न्यूज पेपर पढ़ेंगे, आप वो क्या बोलते हैं, कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे या मतलब ये कोई कुछ भी, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। मैगजीन पढ़ें आप, सर पेपर में कौन सा पेपर सर? हिंदी में? वो हिंदी का तो यार, अगर जनसत्ता पढ़ते हैं आप। हेलो सर। हाँ हाँ, जनसत्ता नाम सुना है ना आपने पेपर का? जी सर। हाँ, जनसत्ता में 90% जी सर। जनसत्ता जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश में एशियन एज आता है या इंडियन एक्सप्रेस आता है, वही हिंदी में जनसत्ता आता है। और LSW वाले बच्चों को जनसत्ता ही पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस? हाँ मैं बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो LSW के लिए जनसत्ता ही पढ़ना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 90% न्यूज श्रमिकों का ही होता है उसमें। आपने पढ़ा है कभी जनसत्ता, देखा है? ओके सर। आप जनसत्ता जी सर, देखा है। हाँ, जनसत्ता देखा है। यस सर। 2 रुपया मिलता है, 2.5 रुपया में, एक खरीद के लाइएगा, देखिएगा आप उसमें 90% जो न्यूज रहता है ना, वो श्रमिकों के लिए ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आपको इंटरव्यू में काम देगा, मेंस में काम देगा। अगर कहीं भविष्य में अगर कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहाँ एसए का है तो एसए में वो काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। LSW वाले के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो जनसत्ता आर्टिकल बहुत अच्छा रहता है सर। आर्टिकल भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो चीफ होते हैं वो आर्टिकल लिखते हैं उसमें, उसका आलोचना करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी जो आया हुआ जितना भी लॉ है उसका आलोचना हो रहा है उसमें, ठीक है। तो जनसत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, LSW के बच्चों के लिए जनसत्ता बहुत जरूरी है, ठीक है। विधायिका होगा या विधायी होगा? विधायी शक्तियों का विभाजन, विधायिका वो अलग होता है, विधायी शक्तियों का विभाजन मतलब जो लॉ बना रहा है, लॉ जो है, और पहले मैं लिख देता हूँ, फिर विधायक को बताता हूँ, ठीक है। विधायी शक्तियों का विभाजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब वो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसको कैसे डिवाइड किया गया है, वही मैं लिख रहा हूँ। संघ सूची, राज सूची और समर्थित सूची में क्या क्या दिखता है श्रमिकों को, ठीक है, यही उसको विधायी एक टर्म है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक टर्म होता है, ठीक है। जैसे पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो एक टर्म होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक अपना टर्म होता है। देखिए, दिख रहा है आपको? जी सर।
विधायी शक्तियों का जो विभाजन है ना, भारतीय संविधान में भाग 11 में इसका उल्लेख है। ठीक है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? जी सर। लिख लिया, अब समझा है? जी सर, समझाइए। जी सर। जी सर। सब तो हो गया? जी सर, हो गया। हाँ, विधायी शक्तियों के विभाजन मतलब जो कानून बनेगा, हो गया? जी सर, हो गया। हाँ, ये जो विधायी शक्तियों में विभाजन है मतलब कि भारतीय सरकार या राज्य सरकार जो कानून बनाएगी उसी का डिवाइड किया गया है। संघ सूची, संघ सूची में कौन सा होगा? जो केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार नियम बनाएगी। ठीक है, इसके अंदर में आएगा श्रमिकों के लिए जो कानून बनाएगी, अभी लेटेस्ट जितना भी है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, संघ सूची में हो जाएगा। राज सूची में वो विषय आएंगे जो राज सूची का है, राज्य का है। राज्य सरकार जो बनाएगी नियम कानून श्रमिकों के लिए। हाँ सर, वीडियो कट गया था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। सर, संघ सूची फिर से बता दीजिए। हाँ, देखिए ठीक है सर, शुरू से सर। हाँ, संघ सूची जी सर। अच्छा, सबका अब विधायी शक्तियों का जो विभाजन है ये भारतीय संविधान का भाग 11 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 सूचियां हैं इसमें, एक संघ सूचियां हैं, एक राज सूची है, एक समवर्ती सूची है। ठीक है, संघ सूची में वो विषय आते हैं जो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में पारित करती है। जैसे अभी किसानों के लिए नियम वो किया गया है, 3 कानून पारित किया गया है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, संघ सूची का होगा। या लेबर लॉ, अभी लेबर कोड को वो किया गया है। ठीक है, वो भी उसमें संघ सूची में आएगा। पहले था कि 100 दिनों के लिए, अब 300 दिनों के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये संघ सूची में आएगा। वो बाद में कोड वाले जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो बिहार गवर्नमेंट का भी है अपना है, वो इसमें डाल दीजिएगा। बिहार सरकार का जो योजना लेटेस्ट होगा वो इसमें डाल दीजिएगा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वो होता है जो ना संघ में होता है ना राज्य में होता है, वो समवर्ती सूची बनाया जाता है। वो उसमें क्या होगा कि संघ सरकार भी बनाएगी, मतलब केंद्र सरकार भी बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि यार एक ही कानून पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाती है, अगर दोनों का एक कानून है उसमें क्या होगा कि जो केंद्र सरकार है उसका वो मान होगा, मतलब वो ज़्यादा वो होगा, अथेंटिक होगा। उसमें क्या होगा कि राज्य सरकार जो बनाएगी वो हाथ हो जाएगा। एक ही कानून अगर बनाती है दोनों गवर्नमेंट तो। लेकिन अगर संघ सूची और राज्य सूची है तो अलग अलग बनाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची में ये शर्त है कि एक कानून को अगर सेंट्रल सरकार बनाती है और राज्य सरकार बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होगा वो मान होगा। ठीक है ना, समझ गए? जी सर। बताइए और बताइए। जी सर। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई जब बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना? जी सर। जी सर। पूछिए और पूछिए सर, ये सर इसमें सब्जेक्ट सब लिखना है क्या? क्या बोल रहे हैं? सर इसमें जो सब्जेक्ट भी वो भी जो नहीं, सब्जेक्ट होता है वो भी लिखना है? बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा आप लगता है देखे तो जोड़ दीजिएगा। नहीं सर, जैसे संघ सूची में हाँ पूछिए। नहीं सर, जैसे संघ सूची में 100 लिस्ट है ना, बस वो 100 सूची लिख के आगे बढ़ जाएंगे। वो क्या बस कितना कितना वो बोल रहा है? उतना लिख पाइएगा आप। एक क्वेश्चन लिखना है आपको, 12 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है ना, स्मार्ट काम करना है, स्मार्ट आपको नंबर उठाना है। हाँ। पता चला एक ही क्वेश्चन लिख लिया और छूट गया तो मतलब तो नहीं है ना। एक नंबर से फाइट है मेरे दोस्त, एक नंबर से, एक नंबर से एसडीएम बन जाएगा, कोई डीएसपी बन जाएगा, ओके सर, वीडियो कोई सीओ बन जाएगा। तो एक नंबर में स्मार्ट होकर पढ़ाई करना है, मतलब भैंस टाइप का गधा नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है। ठीक है ओके सर। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती थैंक सूची। यू। ठीक है, और पूछिए कुछ है? अब इतना पढ़ाया है कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, पूछिए। एक रह गया है। और देख लीजिए, पेज पलट के देखिए जहाँ समझ में नहीं आया पूछिए। मैं भी बहुत लिख दिया हूँ, अब समझाता हूँ मैं जहाँ समझ में नहीं आया। हेलो सर। हाँ पूछिए। सर हेलो। हाँ सुन रहे हैं पूछिए। सर वो जो समवर्ती सूची है हाँ उसमें सर जैसे अगर कन्फ्लिक्ट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वो चलता है, क्या बोलते हैं, जो प्रावधान बनाएंगे वही लागू होगा। तो सर ऐसा क्यों है? मतलब इसलिए है कि केंद्र जो है, सेंट्रल सरकार जो है वो सभी का संघ है। क्या है, आप पार्टिकल पढ़े होंगे, वन क्या बोलता है, भारत क्या बोलता है उसका, पॉलिटी अगर आप पढ़े होंगे क्या बोलता है वो, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? फेडरल
भारतीय संघों का अथी है, संघों का राज्य है ना। उसमें आप पता चला कि सभी स्टेट अपना अलग अलग बनाने लगेंगे, तो उसमें क्या होगा, सब अगर अलग अलग बनाने लगेंगे, जैसे क्या अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 50 तो स्टेट है, चल नहीं पाएगा चल नहीं पाएगा ना। अमेरिका में नहीं 50 स्टेट है और 50 स्टेट का अपना संविधान, आपको पता है ना। अमेरिका में 50 स्टेट है, जैसे बिहार वार हमारे जी यहाँ स्टेट सर। है ना, तो वहाँ 50 स्टेट है और वहाँ दोहरी नागरिकता मिलती है, एक आपका स्टेट का मिलेगा, एक सेंट्रल का मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता सुना है। जाए सर सुना जाएगा सारे स्टेट का, लेकिन फॉलो होगा बस केंद्र का। हाँ, उसमें क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा ना यार। भारत ऐसे ही जब हाँ। हो रहा था 1947 में, जब भारत का एकीकरण हो रहा था, तो 565 राज्य थे हमारे यहाँ, ठीक है। तो सरकार ने बहुत सोच समझ के जो संविधान बना, ऐसे ही नहीं बना है बॉस। ये समझिए एक मतलब इसको कभी सोचिए कभी इसको कि देखिए कितना दुरुस्ता थे हमारे जो संविधान लिखा आदमी लोग, कि मतलब कैसे मतलब उन्होंने वो किया कि आने वाला भविष्य में क्या क्या चैलेंज आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, उसको पहले ही उन्होंने वो कर दिया। मतलब कितने मतलब विद्वान लोग होंगे। तो यही है सर लिखा कहाँ, कॉपी पेस्ट किया अरे है। नहीं यार, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, लिखा हुआ है ठीक है। और ऐसे में भी अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग है। हाँ, अगर कॉपी पेस्ट भी है तो कॉपी पेस्ट में भी बहुत बड़ा कलाकार ही होता है ना, कॉपी पेस्ट से थोड़े हो हाँ जाता है। हाँ कॉपी पेस्ट हाँ, अगर वो आप लोग तो है। बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर। हाँ पूछिए, पूछिए, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछिए। समझ गए सर अनुच्छेद Yes, sir. 41 सर एक बार बता दीजिए। अनुच्छेद 41। आर्थिक क्षमता का विकास। हाँ, आर्थिक क्षमता का विकास मतलब ये होगा कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि सभी का विकास होगा। पता चला कि अमीर हो गए, सभी क्या हो रहा है, अभी पता चला कि 2 साल से 3 साल होने वाला है, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आपको अगर पता होगा, आप पेपर में पढ़े होंगे, तो एशिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति कौन हो गया, अनिल अंबानी हो गया ना। पता चला सर कि इंडिया का बस इंडिया में है सर, इंडिया में नहीं, वो एशिया के नंबर 1 हो गए वो, पूरे हाँ एशिया में पूरे नंबर नंबर 1 हो गए। तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। कि पता चला लॉकडाउन लगा हुआ था, एक आदमी इतना अमीर हो गया और एक आदमी और गरीब हो गया, कितना लोगों को नौकरी गई यहाँ पे इंडिया में। तो ऐसा नहीं होगा, सरकार ऐसा आर्थिक का विकास करेगी कि सभी का विकास हो, सभी होगा। ये नहीं कि पता चला कोई आगे निकल गया कोई पीछे निकल गया, नहीं, ये नहीं होगा, सबको साथ में ले जाया जाएगा, ठीक है। सबका साथ सबका विकास। हाँ, इसीलिए तो स्लोगन है, उस स्लोगन को आप लोग मजाक मत लीजिए। गवर्नमेंट जो एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, ये बहुत काम आएगा लाइफ में, कि जब अगर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर राज्यपाल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो समझिए वो पॉलिसी है, आने वाला भविष्य का पॉलिसी है, ठीक है। जब लाल किला पे स्टेटमेंट दिया जाता है, वो स्पीच पढ़ा जाता है, तो आने वाला और पीछे वाला जो था उसकी पॉलिसी होती है। ऐसे ही बिहार सरकार का, बिहार सरकार 15 अगस्त को जो बोलते हैं बिहार मुख्यमंत्री, उनका आने वाले पॉलिसी का हार्ट होता है, वो वैसे से होने वाला है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये सब सर अभी 15 अगस्त को बोले हैं कि बीपीएससी जो मेंस लिखेंगे, हाँ 50,000 उनको 50,000 और 1 लाख मिलेगा। हाँ, वो आने वाले वो पॉलिसी सही है या नहीं? सही है, वो सही है, वो गजट में, तो बिहार गजट में ही पब्लिश हो गया, वो मिलेगा, ठीक है। केवल लड़कियों को नहीं, मिलेगा या लड़कों को? जनरल लड़कों को छोड़ के पता नहीं बिहार में जनरल लड़कों से क्या खुंदा क्या सरकार की, कि जनरल लड़कों को छोड़ के सभी को मिलेगा 50,000, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक है जी, सभी को मिलेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि सरकार कहीं की किसी ओकेजन में जब बोलता है, तो आने वाला पॉलिसी की हार्ट होती है, वो इम्प्लीमेंट होने वाला होगा। जब भी आप गांठ मान लीजिएगा, कहीं पे आप गौर से सुनिएगा, मतलब बच्चे मजाक में उसको मत लीजिएगा, ठीक है ना। अगर सीएम या पीएम अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं स्पीच पढ़ रहे हैं किसी ओकेजन पे, तो आने वाले पीढ़ी का हार्ट है। जैसे कल अगर सोमनाथ मंदिर का प्राइम मिनिस्टर जी ने वो बोल रहे थे, इनॉग्रेशन कर रहे थे, कोई मंदिर का उद्घाटन हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो पता नहीं आप लोग गौर से सुने कि नहीं, वो बोलते बोलते कहीं ना कहीं तालिबान को एक मैसेज दिया उन्होंने, आपने सुना था कल? नहीं सर, नहीं सुना ना। तो ये सब गौर से मैं बता देता हूँ, भविष्य में काम आएगा। नहीं देखे ना आप लोग। हाँ, तो वो इनॉग्रेशन कर रहे थे, स्पीच पढ़ रहे थे, वो बताते कहीं न कहीं तालिबान को एक मैसेज दिया गया। वो क्या बताया वो, कि 17 बार यहाँ पे हमला हो चुका है, लेकिन अभी भी ये खड़ा है, मतलब कि झुकेगा नहीं। इट मीन्स कि तालिबान को मैसेज दे रहे हैं कि आप लाख वहाँ अफगानिस्तान में आप वो हो गए हो, सक्रिय हो गए हो,
लेकिन इंडिया में आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, सीएम, राज्यपाल कहीं भी स्पीच देते हैं किसी भी ओकेजन पे, तो कहीं ना कहीं आहट होता है आने वाले पॉलिसी का, वो एक पता चलता है कि अच्छा वैसे होने वाला है, ठीक है। ये मेच्योरनेस आएगा धीरे धीरे, जब आप पढ़ेंगे तो मेच्योरनेस आ जाएगा, ठीक है। जी सर। हो गया सभी का? जी बेटा ओके सर। हो गया? जी सर। सभी का हो गया? जी सर हो गया। अच्छा इसको लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा इसको क्या है। हो गया सर। सबका हो गया? जी सर। अब मैं समझाऊं इसको। यस सर। ये श्रम प्रशासन से संबंधित उपबंध है जो अनुच्छेद जी सर, हाँ समझाइए। हाँ 256 से 263 तक इसमें प्रावधान किया गया। इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र एवं राज्यों पर नियंत्रण के प्रावधानों का उल्लेख है। मतलब कि जो केंद्र सरकार कोई नियम बनाएगी ना श्रम से संबंधित, जिससे कोई भी नियम बनाएगी, ठीक है, उसको क्या है कि राज्य सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे अभी कोई बच्चा पूछ रहा था ना हमसे कि सर राज्य सरकार वाला अलग बनाएगा, वो बनाएगा, तो वो नहीं है। इसमें क्या है कि वही जो केंद्र सूची वाला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी उसको राज्य सरकार अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। जैसे कि 256 जो है, आर्टिकल 256 जो है, समझ रहे हैं ना आप लोग? जी सर। बीच में बोलते रहेंगे तो समझ हमको लगेगा पता नहीं मैं जी सर। हाँ नहीं समझ में आ रहा है मुझे पूछिए। अनुच्छेद 256 जो है ये केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार को बोलेगी कि मैं जो अपने यहाँ वो इम्प्लीमेंट किया हूँ, कानून जो लागू किया हूँ, कानून जो बनाया हूँ, आप अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए, मतलब आप अपने यहाँ लागू कीजिए, ठीक है। देखिए इसको। दिख नहीं रहा। हाँ लिखिए, दिख रहा है क्या सर? सर फिर से बता दीजिएगा। हाँ अनुच्छेद 256 है, जैसे श्रम प्रशासन संबंधित जी सर, दिख उपबंध रहा है। है। हाँ अनुच्छेद 256 जो है इसमें क्या है कि केंद्र सरकार बोलता है राज्य सरकार को कि मैंने जो श्रम से संबंधित, श्रमिकों से संबंधित जो मैंने कानून बनाया है आप अपने यहाँ लागू कीजिए उसको, ठीक है। यही आर्टिकल 256 बताता है, बोलता है। इसको लिखिए। कैसे लिखे सर? लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। इसको लिखिए 256 डैश करके लिखिए कि केंद्र सरकार, ऐसे लिखिए कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को
केंद्र सरकार राज्य सरकार को श्रमिकों से संबंधित कानून, हाँ, श्रमिकों से संबंधित कानून को लागू करने के लिए कहेगी। सर ज्यादा नीचे मत लिखे, दिख नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ तक दिख रहा है, अभी जो लिखे फिर मैं ऊपर जी। लिखता हूँ। संबंधित कानून को लागू करने के लिए कहेगी, ठीक है। जी सर। लागू करने के लिए कहेगी, ठीक है। जी सर। लिख लिए? जी सर। सबका हो गया? लिखा है इसको? जी सर, मिटा दीजिए। मिटा दें? जी सर। जी सर, मिटा दी। ठीक। अब अनुच्छेद जो है आर्टिकल 256 जो है 257, ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है? देखिए अनुच्छेद 257 जो है इसमें क्या करता है, केंद्र सरकार आप बोल दीजिए सर, हम अच्छा, लिख लेते हैं। ठीक, हाँ बोल दें, सबको लिख लीजिएगा। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को संसद द्वारा जो पारित कानून हाँ होता सर, है, अब बोल दें, लिख लीजिएगा। जी सर, बोल दीजिए। हाँ बोल देते हैं, और नहीं बोलिएगा तो फिर मैं लिख ही दूंगा। इसमें क्या होता है नहीं सर, बोल दीजिए। अच्छा, आर्टिकल 257 जो है उसमें क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो संसद से पारित जो कानून होता है उसको लागू करने के तरीकों के संबंधित निर्देश देता है कि कैसे आपको लागू करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसके पहले क्या था, अनुच्छेद 256 में था कि इसको लागू करना है, ठीक है। और 257 में क्या है कि निर्देश देगा कि आप अपने मन से नहीं लागू करेंगे। उसमें जो आर्टिकल है, जो प्रावधान किया गया है, कानून बनाया गया है, वही आपको वहाँ इम्प्लीमेंट करना है, वही आपको लागू करना है, ठीक है। ये डिफरेंस है 256 और 257 में, ठीक है ना। तो पहले संसद में पारित हो गई ना? हाँ, संसद वाली होगा ना, दोनों संसद में होगा, लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। जब कानून बन जाएगा तो 256 तो वो बोलेगा, सरकार बोले, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोलेगी कि ये कानून आप अपने यहाँ लागू कीजिए। जैसे सीए और एनआरसी जैसे आया था। हाँ, एग्जाम्पल में, हाँ। जैसे आप अभी किसान वाला जो भी चल रहा है मुद्दा, उसमें जी, किसान वाला भी, किसान वाला है, उसमें यही सर एक बार, सर एक बार फिर से बताइए। हाँ देखिए, अनुच्छेद सर 256, एक बार फिर से बोलिए तो। ठीक, अनुच्छेद 256 बोलता है आर्टिकल नहीं, 57 दोनों बता देता हूँ, दोनों रिलेटेड है दूसरे। अनुच्छेद 256 बोलता है केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो राज्य सरकार लागू करेगी, ठीक है। एक पॉइंट में समझ लीजिए इसको। और 257 क्या बोलेगा, 257 बोलता है आर्टिकल, जी सर, हाँ, कि केंद्र सरकार जिस विधि से कानून बनाई है उसी विधि से राज्य सरकार लागू करेगी। ये नहीं कि पता चला राज्य में अलग है और केंद्र में अलग है, ऐसे नहीं। यही दोनों में डिफरेंस है, बस यही बेसिक है। आपको रटा ठीक है, समझ गया समझ गए ना आप लोग, सब समझ गए? आवाज नहीं आ रही आप जी लोगों सर। जी सर। जी सर। बस यही जी दो, सर। हाँ बस यही थोड़ा सा वो था, समझना था दोनों में, ठीक है। जी सर, हो गया। समझ गए ना आप लोग? अब इस प्रकार क्या हो जाता है, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान में कई बिंदुओं पर श्रम से संबंधित विशिष्ट उपबंध किए गए हैं, ठीक है, जो इस बात की साक्षी है कि श्रम समस्याओं के बढ़ते महत्व को राज्य ने भी मान्यता दी है। इससे आशा बनती है कि प्रभावशाली तंत्रों एवं श्रम विधानों के उचित प्रशासन से श्रम समस्याओं एवं श्रमिकों की कार्यदशाओं में काफी हद तक सुधार होगा, ठीक है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल सम्मेलन, समिति, प्रस्ताव या श्रम विधान इस दिशा में फलदायक सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। इसको कंक्लूजन है इसमें, ठीक है।
आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए कि उन प्रस्तावों, सिफारिशों एवं श्रम कानून को सही ईमानदारी पूर्वक एवं गंभीरता पूर्वक लागू करने का प्रयास किया जाए। दुखद स्थिति यह होती है कि कागज पर परिणाम तो दिखते हैं, लेकिन व्यवहार में यह श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने में अभी तक असफल रहा है। ठीक है। अतः सैद्धांतिक उपबंधों के बाद सरकार समिति सम्मेलन पर ध्यान न देकर व्यवहारिक उपायों पर ध्यान दे, तभी श्रम समुदाय को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? जी सर। जी जी सर। अभी टॉपिक आपका खत्म हो गया। जी सर। बताइए, कहीं टफ लगा आप लोगों को? नहीं सर। इजी लगा? आप इतना तो नहीं समझे होंगे, कभी पढ़े नहीं होंगे, इतना टेंशन बात के इतना इजी हो गया। मैं बोला ना, बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है ये वाला, बहुत ब्रॉड है, लेकिन अगर कोई इजी से समझा देना तो हमेशा के लिए बैठ जाएगा दिमाग पे। वही ग्राफ को हमेशा देखते रहिएगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रूम में ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं, ऐसे उलट आ जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो जी सर। और बताइए, कोई प्रॉब्लम? इधर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसे क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा है, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। जब क्वेश्चन पूछेगा ना भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, ठीक है, तो ये जब आप बना देंगे तो इसमें आलोचना भी लिखना है आपको। ठीक है ना, 3, 4, 5 पॉइंट आलोचना। सुन रहे हैं ना आप लोग? जी सर। हाँ, आलोचना भी लिखेंगे आप उसको। जी सर। मतलब क्या क्या खामियां हैं, जैसे क्या होता है कि कानून तो बन जाता है, सेंट्रल सरकार बना देती है, राज्य सरकार बना देती है, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ इम्प्लीमेंट होता है सही से, ग्राउंड रियलिटी है? जैसे कि पता चला कि महिलाओं को 200 रुपया दिया जा रहा है, पुरुषों को 500। नहीं सर, नहीं होता। तो ये आलोचना 3, 4, 5 पॉइंट आलोचना। और आलोचना में ना हमेशा लेटेस्ट दीजिएगा, न्यूज में अपना विचार। हाँ, अपना विचार, और हमेशा जो लेटेस्ट रहेगा, लेटेस्ट है उसको कोट कीजिएगा, जगह का भी कोट कर दीजिएगा। अगर कहीं आपको दिखे कि उनकी जगह पे ऐसा हुआ है और मीडिया ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हाईलाइटेड किया घटना को, तो वो पुटअप कीजिएगा वहाँ पे, मेंशन कीजिएगा वहाँ पे कि हाल फिलहाल में मुजफ्फरपुर में देखा गया है कि ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर देखता है कि बच्चा अप टू डेट है कि नहीं, कि पता चला रटा रटाया छापे चला गया। LSW में यही है, सब्जेक्ट है छोटा, लेकिन इसमें यही चैलेंज है कि आप इसको कितना अप टू डेट किए हैं, कितना इसको करंट से रिलेट किए हैं। करंट से। तो आप देखिएगा मार्क्स किसी बच्चे का देखिएगा तो पता चला 120 नंबर है और किसी को 180 नंबर है। तो आप देखिएगा तो उसमें आसमान जमीन का फर्क है कि 180 नंबर जो बच्चों को मिला जो करंट से जोड़ा। ठीक है ना? जी सर। अब इसका क्वेश्चन लिख लीजिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, बोले? जी सर, बोलिए। जी सर। हाँ, लिखिए कि स्वतंत्रता के पश्चात, यस सर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में श्रम विधानों के विकास पर प्रकाश डालिए। लिखे? जी सर। क्या लिखे बताइए? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में श्रम स्वतंत्रता विकास। के पश्चात हाँ। भारत में श्रम विधान के विकास पर प्रकाश डालिए। श्रम विधान श्रम विधानों के विकास पर प्रकाश डालिए। लिखे? जी सर। अब इसका सेकंड पार्ट लिखिए। यस सर, लिख लीजिए। हाँ, सेकंड पार्ट इसी में लिखिए कि न्यायपालिका ने श्रम विधानों को किस प्रकार प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। तो फिर से सेकंड पार्ट है इसका कि न्यायपालिका ने श्रम विधानों के
संविधानों को किस प्रकार प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। सर न्यायपालिका ने संविधानों को किस प्रकार व्याख्या किया है, नहीं किस प्रकार प्रभावित किया है, किस पर प्रभावित किया। हाँ व्याख्या कीजिए। एक बार पूरा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है, फिर मिला लीजिएगा क्या लिखे हैं, ठीक है। पढ़ूं? जी सर पढ़ दीजिए। हाँ क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात, हाँ पढ़िए। हाँ स्वतंत्रता के पश्चात भारत में श्रम विधानों के विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है। न्यायपालिका ने श्रम विधानों को किस प्रकार प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। लिखिए। जी सर। जी सर। सभी का हो गया? जी सर लिख लिए सर। लिख लिए ना। अब इसको कैसे लिखें? यस सर। इसमें न्यायपालिका जो है वो तो करंट से रिलेटेड करके लिखना पड़ेगा ना सर। न्यायपालिका का यही है, मैं क्या बोला आपको, LSW में उसी बच्चों को 180 नंबर मिलता है जो करंट से जोड़ेगा। और क्वेश्चन अभी जो आने लगे ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। वो जमाना गया, रट रटा के दीजिए 120 नंबर 130 नंबर मिलेगा। 180 प्लस चाहते हैं तो इसी टाइप पे आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि न्यूज़पेपर और मैगजीन। और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस सामने होना चाहिए, कि सिलेबस में आपको पता होना चाहिए क्या है। जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सिलेबस आपके दिमाग में है तो आप रिलेट कर पाएंगे फट से उसको, ठीक है ना। जी सर। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है बेसिक है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है यही चैलेंजिंग है कि 50 नंबर का है, मतलब कि 25-25 नंबर का दो में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। ये पहला बार 25 नंबर का है पहला पार्ट, तो उसमें आपको 12-13 नंबर मिलेगा क्योंकि वो बेसिक है। सेकंड पार्ट है, इसमें 25 में जो अच्छा लगेगा सर 18 मिलेगा, नहीं इसमें पता 5-6 मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबस सामने होना चाहिए दीवार पे, जहाँ आप पढ़ते हैं सामने, कि दिमाग में आपको कंठस्थ हो जाए, रटा जाए। जब न्यूज़पेपर आप पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, तो आप रिलेट कर पाएँ उससे, ठीक है। जी सर। जी सर। बताइए आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड है ना वो क्वेश्चन? जी सर। लिख पाएंगे ना उसको? जी सर। सब बताइए। जी सर। जी सर बिल्कुल लिख पाएंगे ना, इसीलिए मैं बताया चार्ट में। अगर मैं ऐसे लिखा देता आपको तो आप भूल जाते, उसको रटना स्टार्ट कर लेते थे, पता चला रट लिए फिर भूल गए। और रटने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, आप रट तो लिए, जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में इसका 2 खामियां हैं। एक तो आप लिखते लिखते अगर बीच में भूल गए तो गायब हो गया सारा, आपका सब खत्म हो गया। दूसरा कि अगर क्वेश्चन जहां घुमा के पूछा वहां आप लिख ही नहीं पाएंगे, फिर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। लाख घुमा के पूछे आप 70% 80% क्वेश्चन को लिख देंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है हर एक चीज़ में, चाहे GS का हो, सब्जेक्ट का हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ क्वेश्चन पूछे, आपको पता है बेसिक, आप लिख देंगे उसको, ठीक है। जी सर। जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। सबको समझ में आया आज का क्लास? जी सर। बिल्कुल। कोई टफ तो नहीं लगा? नहीं सर। नहीं सर।